नमस्कार, मैं सोहन लाल। आज हम बीए पार्ट प्रथम चित्रकला विषय के विद्यार्थियों के लिए कला की परिभाषा के अंतर्गत ही पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार कला की परिभाषा पर चर्चा करते हैं। भारतीय विद्वानों की भांति ही पश्चिम के विद्वानों ने कला को परिभाषित किया है। हम उनकी परिभाषाओं तथा कला संबंधी धारणाओं के विषय में इसमें अध्ययन करते हैं। कला की जब परिभाषा की बात करते हैं तो पाश्चात्य विद्वानों का नाम लेते हैं तो उनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो प्लेटो का आता है। प्लेटो 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक रहे। इन्होंने अपने जीवन काल में जो परिभाषा दी कला के बारे में, इन्होंने लिखा कि कला सत्य की अनुकृति है। यानी कि कला सत्य की अनुकृति है। यहाँ सत्य को सार्वभौमिक माना गया है। उसी सत्य की अनुकृति हमें संसार के जड़ चेतन सभी में दिखाई देती है। इन्हीं जड़ चेतन का चित्रण जब कलाकार करता है, यही उस सार्वभौमिक सत्य की अनुकृति है। अर्थात वो मानते हैं कि जो धरती के ऊपर मानव या कलाकार रह करके जो चीज़ें उसको जड़ चेतन के रूप में दिखाई देती हैं, उन सब का यदि वो चित्रण करता है, वो सार्वभौमिक सत्य की अनुकृति है। अर्थात उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कला सत्य की अनुकृति। इनके बाद में इनके शिष्य अरस्तु, जिनका जन्म 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व रहा। ये समय मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि हाँ, इतने समय पूर्व उन्होंने कला को इस प्रकार से परिभाषित किया है। अरस्तु लिखते हैं कि कला प्रकृति के सौंदर्य में अनुभवों का अनुकरण है। क्योंकि अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, उन्होंने उनसे मिलती जुलती परिभाषा लिखी कि कला प्रकृति के सौंदर्य में अनुभवों का अनुकरण है। कला, ये एक बार और दोबारा परिभाषित करते हैं कि कला सृष्टिकर्ता की सृष्टि का अनुकरण है। कला सृष्टिकर्ता की सृष्टि का अनुकरण है। इसके बाद में जो कलाकार या विद्वान, जो पाश्चात्य विद्वान क्रोचे, यानी कि 1866 से 1952 तक रहे, उन्होंने कला को परिभाषित किया है। कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है। श्रेष्ठ कला उन सहज अनुभूतियों का संकलन करती है जो सदा संवेदना और प्रभावों को उत्पन्न होती है। ये क्रोचे कहते हैं। इसके बाद में हीगेल 1770 से 1831 तक ये लिखते हैं कि कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। यानी कि हीगेल लिखते हैं कि कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। इसी के साथ में टॉल्स्टॉय नामक विद्वान, जो 1828 से 1910 तक रहे, उन्होंने लिखा कि अपने में बाहों की क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसे देखने या सुनने में भी वही भाव उत्पन्न हो जाए, कला है। यानी यहाँ पे वो कला के तत्व जिनकी हम बात करते हैं वो भी समाहित करके परिभाषित करते हैं कि अपने में भावों की क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसे देखने या सुनने में भी वही भाव उत्पन्न हो जाए, कला है। कहने का मतलब कि जो चीज़ चित्र में दिखाई देती है, जो चित्रकार बनाता है, वो दर्शक को वैसी की वैसी, यानी कि वही भाव उसमें उत्पन्न हो, वह कला है। ये टॉल्स्टॉय कहते हैं। इसके बाद में सिगमंड फ्रायड 1856 से 1939 तक रहे। उन्होंने लिखा है कि कला मानव मन की दबी हुई वासनाओं का पुनरुत्थान अथवा उजागर हुआ रूप है। ये क्लियर कर देते हैं कि मानव मन में जो बहुत सारी जो भावनाएं जो दब जाती हैं, वासनाएं जो दब जाती हैं, वो एकदम से जब बाहर आती हैं तो उनका उजागर किया हुआ जो रूप है वही कला है। ये सिगमंड फ्रायड कहते हैं। उसके बाद में हॉब्स ने लिखते हैं कि कल्पना के बिना कला सृजन नहीं हो सकता। कलाकार की महानता उसकी कल्पना के कारण होती है। दर्शक उसके इसी गुण पर मोहित होते हैं। इसके बाद में पाश्चात्य विद्वान शेफ्टसबरी लिखते हैं कि कला ईश्वरीय कृत जगत के सामंजस्य का प्रतिबिंब है। कोई भी कलाकार तभी सच्चा कलाकार कहलाएगा जब वह प्रकृति को
अपनी कला का आदर्श मानकर सर्जन करेगा। अर्थात प्रकृति को आदर्श मानना पड़ेगा। यहाँ पे शिफ्ट शब्द कहते हैं कि प्रकृति को अपनी कला का आदर्श मानकर सर्जन करेगा। इसी के साथ में पाश्चात्य विद्वान रसिकन परिभाषित करते हैं कि प्रतिकृति करना कला कर्म नहीं है। कला सदैव सृष्टि करती है। कला में भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति होती है। महानतम कला विचारों की वाहक होती है। यहाँ ये क्लियर कर देते हैं कि प्रतिकृति करना, जो देखा वैसी की वैसी यदि आप कॉपी करते हैं तो वो कला कर्म नहीं है, यानी कि उसको हम कला नहीं कहते। उसके अंतर्गत अपने विचार आने चाहिए, ये रसिकन कहते हैं। पाश्चात्य चित्रकार माइकल एंजेलो और मूर्तिकार दोनों ही थे, वो भी कला को परिभाषित करते हैं और लिखते हैं कि सभी प्रकार की कलाकृतियां ईश्वरीय सत्ता की दिव्यतापूर्ण प्रतिकृतियां हैं। इसके बाद में पाश्चात्य विद्वान रिचर्ड्स के अनुसार मानवीय सुखों में वृद्धि करने वाली, दलितों का उद्धार करने वाली और सद्भावना का विस्तार करने वाली कला ही श्रेष्ठ कला है। कला विश्व बंधुत्व बढ़ाने वाली होनी चाहिए। यानी कि हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि यहाँ पे रिसर्च ये कहते हैं कि कला विश्व बंधुत्व बढ़ाने वाली होनी चाहिए। इसी के साथ में कलिंगवुड के अनुसार जो परिभाषा है वो पुनर्प्रस्तुतिकरण कला नहीं है। कलिंगवुड लिखते हैं कि पुनर्प्रस्तुतिकरण कला नहीं है। कला का लक्ष्य बाहुं अथवा संवेगों को जागृत करना नहीं, अपितु उनकी अभिव्यक्ति करना है। अर्थात जो विचार आ रहे हैं, मन में हैं, उनको अभिव्यक्त करते हैं, वही कला है कलिंगवुड के अनुसार। हर्बर्ट रीड लिखते हैं कि कला हमारी श्वास क्रिया की भांति लयात्मक, भाषा की भांति अभिव्यंजना वाली तथा विचारबोध एवं भाव क्रिया की दृष्टि से अविभाज्य है। लेवेंस्की के अनुसार कला सत्य का परोक्ष रूप से मनन करती है, अर्थात बिंबों के माध्यम से चिंतन प्रस्तुत करने वाली क्रिया ही कला है। यानी कि कला सत्य का परोक्ष रूप से मनन करती है, अर्थात बिंबों के माध्यम से चिंतन प्रस्तुत करने वाली क्रिया ही कला है। ये बिंब अलौकिक अथवा अतीन्द्रिय न होकर मानव जीवन संबंधित होते हैं। इसके बाद में पाश्चात्य विद्वान लाइबनिज लिखते हैं कि कला हमारे अंदर सद्वृत्तियों का विकास करती है। कला हमारे अंदर सद्वृत्तियों का विकास करती है, जिससे हमारे नैतिक मूल्य विकसित होते हैं। इसी के साथ में पाश्चात्य विद्वान गोथे लिखते हैं कि किसी भी कला की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह किस प्रकार महान सत्य की प्रतिकृति प्रस्तुत करे। सभी परिभाषाओं के निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है कि कला मानव मस्तिष्क की वह क्रिया है जहाँ वह अपने अनुभवों को किन्हीं निश्चित कला तत्वों एवं सौंदर्य सिद्धांतों के आधार पर अभिव्यक्त करता है। यानी लास्ट में यही कहा जा सकता है कि ये मानव मस्तिष्क की वह क्रिया है कि जहाँ वह अपने अनुभवों को किन्हीं निश्चित कला तत्वों एवं सौंदर्य सिद्धांतों के आधार पर अभिव्यक्त करता है, वही कला है। धन्यवाद।